को देख लेते हैं, दैट इज मेटलर्जी ऑफ कॉपर या आप कह लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर की एक्सट्रैक्शन जो है ये हमने डिस्कस करना है। अब कॉपर जो है ये आपको ज़्यादातर ओर्स की फॉर्म में मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि ऑल तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है ये, ठीक है। तो बाज़ जगहों से कॉपर मेटालिक फॉर्म में भी एक्सट्रैक्ट होता है, बट वो बहुत रेयर चांसेस हैं। मोस्टली इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ठीक है। तो कॉपर जो है इट मोस्टली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। तो इट मेनली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसके जो आप कह लें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ओर्स हैं इसके, दैट इज कॉपर पायराइट। ये कुछ ओर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कॉपर पायराइट, ये मेन ओर्स हैं जिनमें से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कैलोपायराइट, CuFeS2, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से कैलोसाइट, Cu2S, एंड मेलासाइट, CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है। मेलासाइट जो है इट इज ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और इसी तरीके से एजोराइट, इसका फॉर्मूला भी सेम है। कैलोसाइट और एजोराइट का फॉर्मूला सेम है, 2CuCO3 और COH2। तो द ओनली डिफरेंस इन मेलासाइट एंड एजोराइट इज, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो द ओनली डिफरेंस इन मेलासाइट एंड एजोराइट इज के एजोराइट जो है ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो मीन्स आप कह लें कि इन दोनों ओर्स की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, ठीक है। बोथ दीज ओर्स हैव सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है। इन दोनों ओर्स की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, सिमिलर कॉम्पोजिशन, बट जो इनमें इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन सेम है बट डिफरेंट इम्प्योरिटीज। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से इनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो मेलासाइट जो है ये ग्रीन कलर में मिलेगा और एजोराइट जो है ये ब्लू कलर में। हम जो मेनली कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट, ठीक है। मेनली हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम कॉपर पायराइट, ऑल्दो अब ये काफ़ी कम होता जा रहा है, बट ज़्यादातर इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब कॉपर की जो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, ये पूरा अगर हम डिटेल प्रोसेस देखें तो वो तो फिर काफ़ी सारे स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले कॉपर को आपने आप कह लें कि जहाँ भी जिस फील्ड में कॉपर मौजूद है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्रशिंग होती है, यानी वो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है वहाँ उस फैसिलिटी में जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर होनी होती है। अब वहाँ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, यानी अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज क्रशिंग, ठीक है। जो रॉक्स वगैरह लेके जाए जाते हैं पहले उनको क्रश किया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में किया जाता है, ताकि जो आप कह लेंगे जो ऊपर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो पहले ही अलग हो जाए, सैंड वगैरह अलग हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आप कह लेंगे उन साइट्स पे जहाँ पे एक्सट्रैक्शन होनी होती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉपर होता ही नहीं, बट वो जो भी आपको वहाँ से मटीरियल मिल रहा होता है वो सारा ट्रांसपोर्ट कर जाता है। आगे फिर उसकी क्रशिंग होती है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो मेजर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पहले ही अलग हो जाए, सैंड वगैरह और जो इसमें आर्सेनिक वगैरह कोई ऐसी इम्प्योरिटी है तो वो अलग हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी होती है कंसंट्रेशन बाय
froth flotation process. Flotation process, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपकी बुक में मेंशन है, जहाँ से आपकी बुक में स्टार्ट हो रहा है सपोर्ट में, स्मेल्टिंग होती है, सॉरी रोस्टिंग एंड देन स्मेल्टिंग, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं इसकी, फर्दर प्योरीफाइड। तो ये कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के दरमियान किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रश किया जाता है, तो उस क्रश्ड पाउडर को जो है वो एक बड़े टैंक में लेके जाते हैं जहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन होती है। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होती है, मैं जस्ट थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े आप डालेंगे बीकर्स होते हैं, तो इन सिलेंडर्स में जो है वो ये क्रश्ड पाउडर जो है वो ऐड किया जाता है। फिर इसमें वाटर मौजूद होता है और ऑयल मौजूद होता है। वाटर एंड ऑयल की जो है वो लेयर्स मौजूद होती हैं और यहाँ से एयर जो है वो एंटर की जा रही होती है, ठीक है। अब इसमें आपका जो क्रश्ड ओर है वो भी मौजूद है, ठीक है। लेट्स से कह रहे हैं हमारा क्रश्ड ओर है, ये क्रश्ड ओर मौजूद होता है इसके अंदर। यहाँ से एयर एंटर की जाती है। ये एयर जब इसमें आती है तो ये आप कह लें कि ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली क्या होता है, जब तेज़ी से इसमें मूव करती है तो जो आप कह लें कि जो ओर होता है इट गेट डिसॉल्व इन द ऑयल, और ये ऑयल के साथ जो है ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। और ये ऐसे झाग सा बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम फ्रॉथ कह रहे होते हैं, क्योंकि ये झाग सा बनता है। तो ओर जो है ये ऐसे फ्रॉथ की फॉर्म में ऊपर आना शुरू हो जाता है। जब तेज़ी से यहाँ पे एयर करंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ओर ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाती है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा इस प्रोसेस की, ये ऐसे बुक में नहीं है। और फिर इसको स्किमिंग करके, इसको बाकायदा ऐसे ब्लेड्स चलते हैं ऊपर, ठीक है। जो ब्लेड्स जो है वो इसको अलग करते जा रहे हैं, इस फ्रॉथ को, इस झाग को अलग करते रहते हैं, उसमें और मौजूद होता है। तो इम्प्योरिटी सारी पीछे रह जाती है। जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, मेनली जो मेटालिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो यहाँ पे सेपरेट हो रही होती है, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज़ नीचे रह गई और जो ओर है, यानी जो आप कहेंगे कॉपर पायराइट है, CuFeS2, ये ध्यान रखिएगा, CuFeS2 ये मेन ओर है, ठीक है। अब इसमें इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे आपको फॉर्मूले में शो ही नहीं की गई है। इसमें आर्सेनिक भी होगा, इसमें नाइट्राइट्स भी होंगे, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। वो आप पहले आपने कुछ क्रशिंग के थ्रू अलग करी, फिर कुछ फ्रॉथ फ्लोटेशन के थ्रू सेपरेट की जाती है। अब आपके पास इसके बाद सिर्फ प्योर ओर रह जाता है, यानी आफ्टर द सेकेंड प्रोसेस वी हैव नाउ प्योर ओर। प्योर कॉपर नहीं है, प्योर ओर है। फिर इसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या की जाती है, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या है कि इसको बेसिकली रोस्ट, आप ये समझ लें कि यहाँ से अब जो हमें ओर मिल रहा है इट कंटेन्स अराउंड 6% कॉपर, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस के बाद जब हम रोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स से हम रोस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्योर कॉपर पायराइट होता है जिसमें अराउंड 6% कॉपर होती है, प्योर कॉपर पायराइट CuFeS2 which contains 6% कॉपर। इसमें 6% जो है वो कॉपर मौजूद होती है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग मतलब हीटेड स्ट्रांगली इन अ करंट ऑफ एयर, ठीक है। इज रोस्टेड, ठीक है। और रोस्टिंग क्या है कि आपने सिंपली बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं, ओपन फर्नेस होती है। लेट से कि ये हमारे पास ओपन फर्नेस है, जिस तरह से ये कह लेंगे ये जो बारबेक्यू वगैरह जिस तरह से किया जाता है, ये सेम इसी तरीके से समझ लें। ये आपके पास ओपन फर्नेस होती है, ठीक है। तो जिस तरह मीठी होती है, तो ये ओपन फर्नेस होती है जिसमें इन रॉक्स को रख दिया जाता है, ठीक है, और इसको जलाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें से ऑब्वियसली क्योंकि ये ओपन एयर में है तो ऑक्सीजन मौजूद होगी एयर के अंदर, तो लेट से यहाँ पे आपके पास ये रॉक्स में है वो मौजूद हैं, ठीक है। ये कॉपर पायराइट के पीसेस हैं जिनको हीट किया जा रहा है, क्योंकि ये आपके ओपन फर्नेस है, इसको हीट किया जा रहा है। इसको हम हीट कर रहे हैं और जब इसको हीट करते हैं और यहाँ पे क्या पास की जा रही है, ऑक्सीजन, O2 जो है ये मौजूद है यहाँ, ठीक है। तो ये कॉपर पायराइट का रिएक्शन होता है यहाँ पे, यानी बेसिकली वी आर हीटिंग द कॉपर पायराइट स्ट्रांगली इन एयर, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग क्या है, हीटिंग ऑफ CuFeS2 स्ट्रांगली इन एयर, इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है।
और जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या है? CuFeS2 कॉपर पायराइड रिएक्ट्स विद द एयर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। ठीक है, तो इसमें जो कॉपर मौजूद होता है, दैट कॉपर यानी कॉपर पायराइड में ये डीकम्पोज होता है, इट डीकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट यानी ये क्या होगा, दिस गेट डीकम्पोज, ये डीकम्पोज होता है, ये डीकम्पोज होता है और ये डीकम्पोज होगा तो वी गेट कॉपर सल्फाइड Cu2S प्लस आयरन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड FeO प्लस सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सम ऑफ द आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस फेरिक ऑक्साइड, सम ऑफ द सल्फर, सारा सल्फर नहीं, still there will be some copper pyrite available, ठीक है, but some of the sulfur will react with oxygen to produce sulfur dioxide and some of the copper will react with sulfur to produce copper sulfide, ठीक है, और ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। ठीक, तो कॉपर पायराइड से इसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें ये जो FeO है इसको आप कह सकते हैं कि नाउ दिस इज एन इम्प्योरिटी। ये तो क्योंकि गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये तो इवॉल्व कर जाएगा, ठीक है, ये तो गया एटमॉस्फेयर में चला गया। फेरिक ऑक्साइड जो है ये सॉलिड इम्प्योरिटी है, ये सॉलिड इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो इसको फिर मिक्स किया जाता है, ये जो आपका हीटेड ओर होता है इसको देन मिक्स किया जाता है विद सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इवेपोरेट कर गया। नाउ दिस हीटेड ओर is mixed with सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको आप सैंड कह सकते हैं, ठीक है। FeO जो है आयरन ऑक्साइड विल रिएक्ट विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी आप ये कह लें कि जो आयरन ओर में जो फेरिक ऑक्साइड बना है दिस विल रिएक्ट विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस FeSiO3 which is ferric silicate and commonly known as slag, इसको slag कहेंगे, ठीक है, विच इज इनसॉल्युबल, यानी आप कहेंगे जब आपने इसमें ऐड किया तो ये बना, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन, अभी इतना हाई टेम्परेचर होता है कि ये सब कुछ जो है ये मेल्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा और ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो दिस स्लैग इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड मिक्सचर ऑफ ओर, तो ये आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कुछ आयरन ऑक्साइड को सेपरेट कर दिया, पीछे आपके पास क्या रह गया, स्टिल वी हैव सम कॉपर सल्फाइड एंड वी हैव अनरिएक्टेड कॉपर पायराइड, स्टिल आपके पास कुछ ऐसा कॉपर पायराइड है जिसने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यानी आपने रोस्टिंग के थ्रू कुछ इम्प्योरिटी को तो सेपरेट कर दिया है, बट स्टिल अभी भी इसमें आयरन मौजूद है, अभी भी इसमें सल्फाइड्स मौजूद हैं, तो उसके लिए फिर इसको लेके जाया जाता है बेसमर कन्वर्टर में, ठीक है, इसको लेके जाते हैं नेक्स्ट हम बेसमर कन्वर्टर में, जहाँ पे स्मेल्टिंग होती है। बेसमर कन्वर्टर ये जस्ट ये भी एक तरह से फर्नेस ही है, ठीक है। तो बेसमर कन्वर्टर में जो है ये समझ लें कि ये आपके पास इस टाइप का ये बेसमर कन्वर्टर होता है, एक तरह की ये फर्नेस है जिसमें ये सब कुछ जो है वो ऐड किया जाता है, यानी आप ये कह लें यहाँ पे ये मोल्टन फॉर्म में ओर मौजूद होगा और इसमें से हम पास करते हैं एयर, ठीक है, यहाँ से हम एयर जो है वो इसमें पास करते हैं और यहाँ पे अगेन रिएक्शन होते हैं। अब जब रिएक्शन होते हैं तो अब देखें इस वक्त आपके पास जो मेजर चीज़ें जो मौजूद हैं वो आप ध्यान में रखें कि वी हैव आयरन सल्फाइड FeS, आयरन, कुछ आयरन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना चुका होगा, आयरन सल्फाइड। देखें बेसिकली होता क्या है कि ये जब आपका टूटा है कॉपर पायराइड, ठीक है, तो कुछ कॉपर जो है वो सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कुछ आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में, एंड स्टिल देयर इज सम आयरन जो कि सल्फाइड में कन्वर्ट हुआ। तो ऑक्साइड को तो आपने, आयरन ऑक्साइड को तो आपने इजीली सेपरेट कर दिया बाय मेकिंग स्लैग, बट FeS फेरिक सल्फाइड जो है ये इतनी आसानी से रिमूव नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि सम ऑफ द आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर at high temperature to form ferric sulfide, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक सल्फाइड में, FeS में, जो कि आप इतनी आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे फेरिक सल्फाइड भी मौजूद है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भी मौजूद है, कुछ आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है,
यहाँ पे कॉपर सल्फाइड भी मौजूद है, कुछ कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड वी हैव सम कॉपर ऑक्साइड एज वेल, Cu2O, और कुछ कॉपर ऑक्सीजन के साथ देख करके कॉपर ऑक्साइड भी बनाएगा, ठीक है। तो ये खैर अभी फिलहाल हम कॉपर ऑक्साइड को छोड़ देते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। बट हम ये कह रहे हैं कि आप जब आप इसमें एयर एंटर करते हैं ना, एयर एंटर्स इन दिस मिक्सचर, तो होता क्या है कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है इट रिएक्ट्स विद दीज सब्सटेंसेस। तो लेट्स से सम ऑफ द एयर विल रिएक्ट विद फेरिक सल्फाइड, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिमूव, ठीक है। तो नाउ वी हैव कन्वर्टेड फेरिक सल्फाइड इनटू फेरिक ऑक्साइड, जिसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। दिस कैन बी इजीली रिमूव, ये आसानी से रिमूव नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में। नाउ वी नो के फेरिक ऑक्साइड कैन बी रिमूव बाय रिएक्टिंग विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो मतलब आप इसमें कुछ सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी ऐड कर देंगे, जो क्या बना देगा, स्लैग बना देगा, FeSiO3, जो कि लिक्विड फॉर्म में इमिसिबल है, सेपरेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो आपको कॉपर सल्फाइड है ना, दिस कॉपर सल्फाइड, ये तो आपने इम्प्योरिटी अलग कर दी, अब हमें तो कॉपर चाहिए, तो जो कॉपर है वो इस वक्त सल्फाइड की फॉर्म में है। तो फर्स्ट दिस सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर ऑक्साइड। जैसे आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऐसे कॉपर सल्फाइड भी पहले कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच अगेन रिमूव्स ना, ठीक है। ये आपके पास एक्सिस में है, कॉपर सल्फाइड जो है ये एक्सिस में है, means after this reaction we still have some copper sulfide, so this copper oxide will react with the copper sulfide, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कहेंगे कि both the sulfide and oxide of copper sulfide and copper oxide will react with each other to form copper, metal copper plus sulfur dioxide। तो यहाँ से आपको ये कॉपर मिल गया, ठीक है जी। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा, ये इस तरह से आपने एक्सट्रैक्शन की। जी बेटा, ये बात समझ में आई है, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया किस तरह से हुआ है, ठीक है जी, क्लियर है ये बात। तो ये हमने सिंपल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर जो है वो देखी। अब यहाँ से जो कॉपर मिलता है, दैट कॉपर इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। द कॉपर विच वी गेट फ्रॉम दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। The copper which we get from this process is called blister copper, ठीक है। ये ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है, और ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहलाता है ये, क्योंकि बेसिकली इस पर आप कहेंगे कि यानी बेसिकली उसको हम कह रहे हैं कि जब ये आपके पास, जब इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जब ये बन रहा होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर ऐसे पोर्स से बना देता है, ठीक है, जिसको हम ब्लिस्टर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अराउंड 99% प्योर होता है, अराउंड 99% प्योर कॉपर है। बट वायरिंग के लिए आपको 100% कॉपर चाहिए होता है, ठीक है। तो टू फर्दर प्योरीफाई वी डू electrolysis. So for further purification, electrolysis is done. और इलेक्ट्रोलिसिस में आपने वो लेवल्स में भी पढ़ा है, और वो तो आपको सबको याद होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते थे कि फिर हम ब्लिस्टर कॉपर को एज एन एनोड यूज़ करेंगे, ठीक है, और प्योर कॉपर की एक वायर जो है वो एज ए कैथोड यूज़ करेंगे, और फिर क्या होगा कि जो कॉपर है वो एनोड से सोल्यूशन में आएगा, और सोल्यूशन से कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होगा। इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसे हम एनोड मड कह सकते हैं या एनोड स्लज कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोलिसिस तो क्लियर होगी, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन तो याद है, मैंने रिकॉल भी करा दिया, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में स्किप कर रहा हूँ, जस्ट वही सेम रिएक्शन होंगे इलेक्ट्रोलिसिस वाले, एनोड पे ब्लिस्टर कॉपर और कैथोड पे प्योर कॉपर। एनोड से कॉपर आयन सोल्यूशन पे आएंगे, सोल्यूशन से कैथोड पे जाके गेन कर लेंगे, और इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक। तो ये इस तरह से आपको 100% प्योर कॉपर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ये तो हो गई एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, इसमें से ये आपको बुक से बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जो केमिस्ट्री है कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की, ठीक है,
तो ये जो कुछ कॉमन कंपाउंड है जो कि हम नॉर्मली लैब्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, तो मैं कुछ बेसिक बातें जो है मैं इनसे रिलेटेड डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी डिटेल में आपने इनको खुद से बुक में से पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट विच इज़ कॉमनली नोन एज ल्यूनर कास्टिक, ठीक है। दिस इज कॉमनली नोन एज ल्यूनर कास्टिक। और ल्यूनर कास्टिक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली इसकी जो अपीयरेंस है, ल्यूना जो है ये मून के लिए वर्ड यूज होता था, ठीक है। तो ये आप कह लें कि इसकी मून लाइक अपीयरेंस जो है थोड़ा सिल्वरी अपीयरेंस होती है, तो उसको नाम किसी बेसिस के ऊपर इसको पढ़ जाए। और कास्टिक मीन्स कि ये इट कॉजेज बर्न, ठीक है, ये स्किन को हार्म करता है, इस वजह से ये ल्यूनर कास्टिक जो है ये कहलाता है, ठीक है। किस तरह से बनाया जाता है? आप सिल्वर मेटल को जो है वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। सिल्वर मेटल इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। सिल्वर मेटल को रिएक्ट किया जाता है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और यहाँ से आपको मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब अगर ये डाइल्यूट है, याद रखिएगा, अगर डाइल्यूट है तो मोनोऑक्साइड मिलेगा, कंसंट्रेटेड है तो डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस वाटर, ठीक है। इफ नाइट्रिक एसिड इज कंसंट्रेटेड, इफ HNO3 इज कंसंट्रेटेड, वी गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर कंसंट्रेटेड है तो डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, सिल्वर नाइट्रेट जो है इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पानी में भी डिजॉल्व हो जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी डिजॉल्व हो जाता है। सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है जी। पानी में भी डिजॉल्व हो जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी डिजॉल्व हो जाएगा, फॉर एग्जांपल पायरिडीन में, इथेनॉल में। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको उसके बारे में ध्यान रखनी है कि इट डीकम्पोजेज एट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये अराउंड 440 से 450 के दरमियान में है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ध्यान रखें कि इट डीकम्पोजेज एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डीकम्पोज होता है। इट डीकम्पोजेज एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब ये डीकम्पोज होगा, लेट्स से सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसको अगर आप हीट करते हैं अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डीकम्पोज होगा एंड दिस वुड गिव अस सिल्वर। यहाँ से हमें दोबारा सिल्वर वापस मिल जाएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसको बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, वी गेट सिल्वर हाइड्रोक्साइड विच इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। मैं डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 is reacted with a strong base, let's say sodium hydroxide, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, Ag will react with OH, which is from silver hydroxide plus NaNO3, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, we get NaNO3, but this is highly unstable। ये जो कंपाउंड है दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, ये रूम टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन होगा, एंड वी गेट सिल्वर ऑक्साइड विच हैज़ अ डार्क ब्राउन अपीयरेंस, ठीक है। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल, AgOH is highly unstable, it breaks down into silver oxide plus water, and this silver oxide has dark brown appearance। ये स्टेबल है, इसकी डार्क ब्राउन अपीयरेंस होगी, ठीक है जी, it has a dark brown appearance। इसके अलावा इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस एक्वस अमोनिया। सिल्वर नाइट्रेट it forms a complex with excess aqueous ammonia, ठीक है। अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं विद एक्सेस
एक्वस अमोनिया के साथ, लेट से सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट्स विद एक्सेस एक्वस अमोनिया। सबसे पहले तो ये सिल्वर ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। इट वुड फॉर्म प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर ऑक्साइड जो कि एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएंगे एंड गिव्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डायमाइन सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। डायमाइन सिल्वर नाइट्रेट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट precipitates of silver oxide form, which redissolve to give this complex. ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन हो गए। पहले हमने देख लिया बनता कैसे है। सिल्वर को रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड से, व्हेन वी रिएक्ट सिल्वर विद नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ से आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। देन नाइट्रिक एसिड जो है ये डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखें, डीकम्पोज होगा जब आप इसको हीट करेंगे। और इसके अलावा व्हेन इट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इट प्रोड्यूसेस डार्क ब्राउन सिल्वर ऑक्साइड। और अगर आप इसको वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एक्सेस अमोनिया में तो आपको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, इसके अलावा आपको याद होगा सिल्वर नाइट्रेट हम टेस्ट में यूज़ करते थे। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस, कैन बी यूज फॉर द टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस। हैलाइड आयंस के टेस्ट के लिए यूज़ की जाती थी, ठीक है। आप अगर क्लोराइड के सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड क्लोराइड आयन का सोल्यूशन है, इसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वी गेट AgCl, प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl जो कि वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, वाइट PPT। इसी तरीके से अगर आप ब्रोमाइड आयन के सोल्यूशन में ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड इन ब्रोमाइड आयन Br माइनस aqueous प्लस सिल्वर नाइट्रेट वी गेट AgBr, जिसको आप लाइट येलो भी कह सकते हैं, और क्रीम प्रेसिपिटेट्स। इसी तरीके से आयोडाइड आयन when reacts with silver nitrate this forms silver iodide which gives a yellow precipitate, ठीक है। तो ये टेस्ट फॉर हैलाइड आयंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी एंड मेडिसिन। आगे आप फोटोग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे तो फोटोग्राफी में और मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का टॉपिक जो है ये आपको इसके खास तौर पे ये जो इसका नाम हो गया, ठीक है, प्रिपरेशन जहन में रखें किस तरह से प्रिपेयर हो रहा होता है और डीकॉम्पोजिशन पे क्या मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट फॉर हैलाइड आयंस। स्मेल्टिंग बेटा ये जो हमने बेसमर कन्वर्टर में ऐड किया था ना, बेसमर कन्वर्टर में जब आप इसको ऐड करते हैं तो वो उसको कहेंगे स्मेल्टिंग, ठीक है। ओपन एयर में जब करते हैं तो रोस्टिंग कहलाती है, और वही हीटिंग जब आप क्लोज फर्नेस में करते हैं तो फिर वो स्मेल्टिंग है, ठीक है जी। क्लियर है, सही। अच्छा, ये हमने सिल्वर नाइट्रेट की केमिस्ट्री भी पढ़ ली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है, हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, CuSO4.5H2, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कैसे बनता है? अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसके थोड़े से नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने। इट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल, कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल कहलाता है और ब्लू स्टोन भी कहलाता है, बट नॉर्मली वी कॉल इट ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कॉपर विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। कॉपर रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो दिस गिव्स अस कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O। तो वाई वी कॉल इट ब्लू विट्रियोल, क्योंकि ये जो आप ये बन रहा है H2SO4 से, विच इज कॉमनली नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। तो बिकॉज वी आर मेकिंग इट फ्रॉम ऑयल ऑफ विट्रियोल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। इसके अलावा आप कॉपर सल्फेट बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद मेटल कार्बोनेट और विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करेंगे एसिड को, ठीक है, आपने वो एसिड वाले रिएक्शन पढ़े हुए हैं, मैं रिएक्शंस नहीं लिख रहा, बट कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे या कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, किसको, H2SO4 को। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड हो या कॉपर कार्बोनेट हो, व्हेन इट रिएक्ट्स विद H2SO4, तो यहाँ से भी आपको कॉपर सल्फेट मिल सकता है। ठीक है, और ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की, जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अगर आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं। जब आप इसको हीट करेंगे, ये ब्लू क्रिस्टल्स हैं, दीज आर ब्लू क्रिस्टल्स। इसको जब हीट करते हैं एट अराउंड 230 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ये आप कह लेंगे इसमें से वाटर जो है ये रिमूव हो जाता है, एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू CuSO4। ये वाइट पाउडर फॉर्म होता है, दिस इज एनहाइड्रस कॉपर, वाटर इसमें से रिमूव हो गया। ठीक है, दिस इज एनहाइड्रस कॉपर। अच्छा जी, तो ये तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। इसके अलावा ये ध्यान में रखें, कॉपर सल्फेट जो है ये सॉल्युबल इन वाटर है, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पानी में डिसॉल्व होता है, बट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट insoluble in organic solvent। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल में भी ये डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल। तो इसके पीपीटीज बनाने का एक तरीका ये भी है कि आपके पास एक बीकर है जिसमें लेट से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद है, एक्वस कॉपर सल्फेट मौजूद है लेट से। तो एक तो आप सिर्फ इसको बना सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें इथेनॉल ऐड करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल ऐड करें। तो क्योंकि ये इथेनॉल में इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो ये क्योंकि इथेनॉल में इनसॉल्युबल है तो इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। पानी में डिसॉल्व था, जैसे जैसे इथेनॉल पानी में आएगा तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हम एडिंग इथेनॉल, जैसे ही आप इथेनॉल ऐड करेंगे, ठीक है ना, या अल्कोहल को भी ऐड करेंगे, तो जो आपका आप कह लेंगे copper sulfate would be precipitated in small crystals from its aqueous solution by the addition of ethyl alcohol। अगर हम इसमें इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे या इथेनॉल ऐड करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप इसको एज ए रिडक्शन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट, अच्छा, एक और रिएक्शन जो आपने इसका ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट CuSO4 when we reacted with potassium iodide Ki, when we reacted with potassium इसको कॉपर सल्फेट को जो हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब इस वक्त देखें आयोडीन जो है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। ठीक है, कॉपर जो है ये इसको बेसिकली ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो ये आयोडीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में। ठीक है, ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉपर सेल्फ जो है ये आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाएगा एंड दिस फॉर्म्स
कॉपर आयोडाइड, प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉपर आयोडाइड वुड फॉर्म, ठीक है जी, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मतलब आपने अगर पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना है, दिस इज वन वे कि आप कॉपर सल्फेट के साथ इसको रिएक्ट कराएं, क्योंकि वी गेट आयोडीन एंड कॉपर आयोडाइड, इसके ये प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। ये एक रिएक्शन जाएंगे। इसके अलावा आपको कॉपर का टेस्ट याद होगा, ओ लेवल्स के अंदर पढ़ते थे और ए लेवल्स में आपने प्रैक्टिकल भी किए, ठीक है, कि आपने कॉपर आयन का टेस्ट क्या होता था कि उसमें अमोनिया ऐड करते थे, फ्यू ड्रॉप्स में ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनते थे, एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता था। तो होता क्या है कि जब आप कॉपर सल्फेट में, लेट से हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, जब आप इसमें अमोनिया ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब एक्वस अमोनिया आपने ऐड किया है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, तो वी गेट, हमें क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो जिसको हम जेलाटिनस प्रेसिपिटेट ब्लू, आप कहने के लाइट ब्लू पीपीटीज जो है वो मिलती थी, और वो पीपीटीज किसकी होती थी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की। जो कॉपर है ये OH के साथ मिलके प्रेसिपिटेट्स बनाता था, ठीक है, प्लस वी गेट अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। अब इस यानी ये आपके पास ब्लू पीपीटीज है लाइट, इसमें अगर हम एक्सेस अमोनिया ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड CuOH2, इसमें आपने एक्सेस अमोनिया ऐड किया, फिर इसमें अमोनिया ऐड किया, प्लस 4NH3, तो यहाँ से फिर ये बनाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉम्प्लेक्स में, इट गिव्स CuNH3 4SO4 सल्फेट, ठीक है। एक्सेस जब आप इसमें ऐड करेंगे तो दिस कन्वर्ट्स इनटू, यानी यही आपने कॉपर सल्फेट पहले ये ब्लू सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये OH की फॉर्म भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बुक के अंदर आपके पास जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये बेसिकली कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो, अगर आप इसको करेक्ट कर लें तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, कॉपर सल्फेट नहीं बल्कि ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा एंड वी गेट दिस OH, ठीक है। तो खैर अगर आप ये ना भी लिखें, जिस खाली ये रिएक्शन वैसे भी लिखने को नहीं आने, तो बस ये सिंपल ध्यान रखें कि ये आपका डार्क ब्लू सोल्यूशन होगा, दैट वुड बी, दिस वुड बी द डार्क ब्लू सोल्यूशन, क्योंकि ये डार्क ब्लू सोल्यूशन जो बनता था, तो ये वो डार्क ब्लू सोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये कॉपर की केमिस्ट्री है। अब ये यूज़ होता है पिगमेंट्स के अंदर भी यूज़ होता है, वी यूज इट इन पिगमेंट्स। इसके अलावा इसको ये जो आप कहेंगे दवाइयाँ आती हैं कीड़ों को मारने के लिए, ठीक है, ये फंगस को और बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स किलर के अंदर यूज़ हो रहा होता है, टेक्सटाइल्स के अंदर डाइंग के अंदर यूज़ करते हैं इसको, और इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं, ये जो टेक्सटाइल्स की हमने बात कर ली, इसके अलावा आप इसको फंगस को किल करने के लिए यूज़ करेंगे और पिगमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये हमने बात कर ली कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट की केमिस्ट्री हो गई और कॉपर सल्फेट, ये दो चीज़ें जो है ये हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन क्लियर है बात? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। नेक्स्ट है पोटेशियम क्रोमेट। अब मैं जस्ट थोड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट क्या है? K2CrO4। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ये आप कह लें कि येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ये जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? वुड बी लेमन येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप ये जानना है कि पोटेशियम क्रोमेट जो है ये लेमन येलो क्रिस्टलाइन टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, और जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट गिव्स अ डार्क येलो कलर्ड सोल्यूशन।
तो इट इज़ वेरी soluble in water, soluble in water and gives dark yellow solution। ठीक है, ये आपने इसके बारे में जानना है। अच्छा, अब अगर आप इस पोटेशियम क्रोमेट को किसी एसिड में ऐड करते हैं, ठीक है, व्हेन पोटेशियम क्रोमेट इज एडेड इनटू एसिड, ठीक है, अगर आप इसको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐड करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर कह दें या रेड कलर कह दें। तो क्रोमेट व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड, ये ध्यान में रखिएगा कि क्रोमेट CrO4 2-, दिस इज क्रोमेट व्हेन reacts with acid, यानी अगर आप इसमें H आयंस ऐड करेंगे इट कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट। ये डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाइक्रोमेट क्या है? Cr2O7, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट आयन क्या है? CrO4 2-। आपने इसको रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन आयंस के साथ, हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दिस कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट। ये डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 2- प्लस H2O, और इसको आप बैलेंस कर लें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये H2O ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमेट आयन को, या आप कह लें कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए एसिड ऐड करना होता है। ऐसे डाइक्रोमेट को क्रोमेट में ऐड करना होगा, कन्वर्ट करना होगा तो बेस ऐड करेंगे, वो आगे डाइक्रोमेट में देख लेंगे, ठीक है। बट ये ध्यान में रखें, सिंपल ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? वी वुड यूज़ एसिड। और इसी का रिवर्स करना होगा, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करना होगा तो बेस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बनता कैसे है पोटेशियम क्रोमेट, ये देख लें। पोटेशियम क्रोमेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम डाइक्रोमेट, इसको आप डाइक्रोमेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अगर प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी 2 प्रिपरेशन आपने ध्यान में रखनी है। कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइक्रोमेट, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइक्रोमेट, इसको डाइक्रोमेट से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रिएक्ट्स विद पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, दिस फॉर्म्स पोटेशियम क्रोमेट K2Cr। क्योंकि देखिए ये भी बेस है ना, ये मैंने आपसे कहा ना कि डाइक्रोमेट को जब आप बेस से रिएक्ट करेंगे, यानी अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा? बेस के साथ। अब कार्बोनेट्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, तो बेसिकली वी आर रिएक्टिंग डाइक्रोमेट विद अ बेस, आप इसको बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वी गेट पोटेशियम क्रोमेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है जी। तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि दिस इज वन वे। अनदर वे इज कि आप पोटेशियम कार्बोनेट को रिएक्ट करें, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट विद प्योर पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम पर इसको अगर हम यानी आप ये करें कि डायरेक्ट अगर मैं ये पोटेशियम कार्बोनेट को डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करूँ, इसके बजाय मैं इसको ओर के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ। क्रोमाइड जो है ये ओर कहलाता है क्रोमियम का, क्रोमाइड FeCr2O4, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रोमाइड, ठीक है। तो ये क्रोमाइड ओर जो है इसको हम रिएक्ट करते हैं विद पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज क्रोमियम ओर, ये क्रोमियम ओर है। ये ध्यान में रखें कि आप पोटेशियम क्रोमेट बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग कार्बोनेट विद डायरेक्टली विद डाइक्रोमेट और कार्बोनेट विद क्रोमाइड ओर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? अगेन वी गेट पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O4 प्लस आयरन ऑक्साइड, क्योंकि इसमें आयरन मौजूद है तो वी गेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑल्दो ये इतनी इंपॉर्टेंट एक तरह से कह लें कि प्रिपरेशन नहीं है, इसके अलावा आपको एक और रिएक्शन बुक में मिल जाएगा जिसमें क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ से भी पोटेशियम
क्रोमेट आपको मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन बुक में नहीं था, क्योंकि ये मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि बेसिकली जस्ट डाइक्रोमेट को बेस के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। बाकी जो बुक की रिएक्शन है, दूसरा वाला जो रिएक्शन है वो आप खुद से डायरेक्ट क्रोमियम ऑक्साइड वाला Cr2O3 वाला रिएक्शन ये आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है। ये आप बुक से देख कर कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया पोटेशियम क्रोमेट। नेक्स्ट हमारे पास है डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7। तो हम पहली बात कर चुके हैं कि डाइक्रोमेट कैसे बनेगा, जब आप पोटेशियम क्रोमेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट रिएक्शन बुक में मौजूद है, बट आप सिंपल ये ध्यान में रखेंगे, फॉर्म व्हेन K2Cr4 रिएक्ट्स विद एसिड, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आप इसको बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। ये तो एक तरीका हो गया। इन अदर वेज मैं इसका रिएक्शन नहीं लिख रहा, बुक में मेंशन है। दूसरा तरीका क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट विच इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट किया जाता है विद पोटेशियम क्लोराइड KCl। बिकॉज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, पोटेशियम यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है सिंपल। सोडियम Cl के साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा NaCl, और K जो है ये आ जाएगा डाइक्रोमेट आयन के साथ, तो K2Cr2O7 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये एक्वस है, और ये पार्शली सॉल्युबल होता है तो हम इसको सॉलिड कह सकते हैं। तो आप इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दिस कैन बी सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन। तो ये सिंपल ध्यान रखें, इट कैन बी सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन, अब अगर हम इसके रिएक्शंस पे आ जाए, रिएक्शंस ऑफ डाइक्रोमेट, तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन हो जाएगा कि डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्ट विद बेस, रिएक्शंस ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्ट्स विद बेस प्रोड्यूसेस क्रोमेट। पहला रिएक्शन तो कि जी डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद बेस प्रोड्यूसेस क्रोमेट, ठीक है। क्रोमेट को एसिड से रिएक्ट करेंगे, डाइक्रोमेट मिलेगा। डाइक्रोमेट को एसिड बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्रोमेट वापस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेस के साथ रिएक्शन होगी ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बट अगर मैं डाइक्रोमेट को एसिड से रिएक्ट करूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, व्हेन इट फर्दर रिएक्ट्स विद H2SO4, ठीक है, तो दिस टाइम वी गेट क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, वी गेट रेड क्रिस्टल्स ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। पूरा रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये ध्यान में रख लें कि ये क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड जिसके रेड क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, ये रेड कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको मालूम है डाइक्रोमेट आयन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले रिएक्शन की बुक में मेंशन है, जैसे ये ध्यान में रखें कि इट कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये काम कर सकता है, ठीक है। तो ये इट कैन ऑक्सीडाइज Fe2+ into Fe3+, Ki into I2, ठीक है, I2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। और इसी तरीके से ये दो रिएक्शन आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा मतलब ये आपका यूज़ हो रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्योंकि कलर्ड कंपाउंड है तो आप इसको एज ए पिगमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स के अंदर जो है ये यूज़ हो रहा होता है, तो ये इसके यूजेस जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कैसे बनता है। व्हेन वी रिएक्ट क्रोमेट विद एसिड,
और when we react sodium dichromate with potassium chloride, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, Ki को I2 में कन्वर्ट करेगा। और लास्ट इसमें जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वो किसकी है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है जी। पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसकी प्रिपरेशन भी आप उसमें देख सकते हैं कि ये बेसिकली हम बनाते हैं किससे, बाय रिएक्टिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद पोटेशियम हाइड्रो, यानी बनता किससे है, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड से बनता है। पहले चीज़ तो ये ध्यान रखें, इट फॉर्म्स फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है विद द बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलता है पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4, दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। ये ध्यान रखिएगा फर्क, ये है परमैंगनेट, परमैंगनेट मतलब एक पोटेशियम, हर पोटेशियम के लिए। यहाँ पे क्या है पोटेशियम, ये पोटेशियम मैंगनेट है, ठीक है। दिस इज नोन एज, यानी यहाँ पे पोटेशियम का और MnO4 का रेशो क्या है, 2:1, इसमें रेशो क्या है 1:1, ठीक है। तो ये कहलाएगा पोटेशियम मैंगनेट। तो ये मैंगनेट का फॉर्मूला है। तो पहले आपने MnO2 को बेस में ऐड किया तो पोटेशियम मैंगनेट मिलेगा। देन दिस पोटेशियम मैंगनेट कैन आइदर बी रिएक्टेड विद क्लोरीन और विद वाटर, सॉरी ओजोन, ठीक है। आप इसको या तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लें, आइदर इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन और इट रिएक्ट्स विद ओजोन। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा अगेन आपको KMnO4 मिलेगा, ठीक है। और अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी KMnO4 मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट MnO2 कन्वर्ट्स इनटू पोटेशियम मैंगनेट, देन पोटेशियम मैंगनेट रिएक्ट्स विद क्लोरीन और विद ओजोन, ठीक है। ये आपके पास जो पोटेशियम मैंगनेट मिलता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है। और जो आगे KMnO4 मिलेगा, यानी ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो फ्रॉम दीज रिएक्शंस वी गेट KMnO4, जिसको आप कह सकते हैं कि ये पर्पल कलर का जो है वो सोल्यूशन जो है ये बनता है, ठीक है। बिल्कुल जब फ्रेश होगा तो ये लाइट पिंक टाइप का भी शेड दे सकता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपके पास मिल गया पोटेशियम मैंगनेट। और आप डायरेक्टली इसको पोटेशियम मैंगनेट को डायरेक्ट पानी में ऐड करके भी बना सकते हो। तो खैर ये आपका सबको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर हम इसको हीट करते हैं, एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो KMnO4, अब ये तो होगी इसकी प्रिपरेशन। अब आ जाए इसके केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। रिएक्शंस में पहले इसकी डीकॉम्पोजिशन देखिए। KMnO4 को अगर हीट किया जाए, KMnO4 इज हीटेड, इट कन्वर्ट्स इनटू पोटेशियम परमैंगनेट, कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम मैंगनेट के अंदर, प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि ब्लैक पाउडर टाइप का होता है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर इसको हीट करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट। अच्छा, अब अगर KMnO4 को आप एसिड से रिएक्ट करें तो क्या होगा और बेस से रिएक्ट करें तो क्या होगा, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, अगर हम मैंगनेट आयन को MnO4 नेगेटिव को, ये आपको याद होगा ये लेवल्स में भी आपने पढ़ा था, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, एसिड क्या रिलीज करेगा, H+ आयन। तो व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, मैंगनेट आयन विल कन्वर्ट इनटू Mn2+, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +7, तो +7 से +2 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और इसी तरीके से अगर आप इस MnO4 को रिएक्ट करते हैं विद अ बेस, अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं या किसी न्यूट्रल मीडियम के साथ, बेसिक और न्यूट्रल दोनों के केसेस में, तो हम इसको न्यूट्रल के साथ शो कर देते हैं। तो व्हेन इट रिएक्ट विद बेस और न्यूट्रल मीडियम, इट कन्वर्ट्स इनटू MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या चीज आ रहा है,
ये +4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बेसिक मीडियम या न्यूट्रल में ये थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। यहाँ से आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि इट इज़ ए स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे कम रिड्यूस हुआ है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में इतना नहीं है, ठीक है। नाउ इट ऑक्सीडाइजेस इन एसिडिक मीडियम, इट ऑक्सीडाइजेस Fe2+ to Fe3+, ठीक है। इसके अलावा नाइट्राइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, NO2 को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू नाइट्राइट NO3 नाइट्रेट, सॉरी, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड को इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड को इनटू ऑक्सीजन, पोटेशियम आयोडाइड को इनटू आयोडीन। यानी ये मोस्टली ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू KMnO4, सॉरी एज कम्पेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये ऑक्सीडाइज करके कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ये ऑक्सैलिक एसिड को, ऑक्सैलिक एसिड है C2O2, सॉरी C2H2C2O4, this oxidizes into carbon dioxide, hydrogen peroxide oxidizes into oxygen, Ki oxidizes into iodine, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस आपको सारे बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर न्यूट्रल मीडियम में करेंगे तो Ki जो है वो आयोडीन में, यानी ये है इन एसिडिक मीडियम, दिस इज इन एसिडिक मीडियम, ये आप इसको कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये ऐसे ऑक्सीडाइज करेंगे। बट अगर यही रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में करेंगे तो ये आयरन को तो नहीं करेगा, बट इन बेसिक मीडियम इट ऑक्सीडाइजेस, यानी आप कह रहे हैं जो आपका Ki है, Ki विल बी ऑक्सीडाइज इनटू KiO3, पोटेशियम आयोडेट, KiO3, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो न्यूट्रल मीडियम के अंदर ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है, बट वो रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो खैर ये दोनों रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम वाले रिएक्शन जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, और ऐसे जिसमें इतनी ज़्यादा कोई डिटेल जो है सिवाय इसके कलर्स के और किस तरह से बन रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। जी क्लियर होगी बेटा बात। तो ये सारी केमिस्ट्री है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की, ठीक है। तो इसमें कलर्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, जो कंपाउंड्स के कॉमन नेम हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ रिएक्शन, सारे रिएक्शन याद रखने नहीं है, ठीक है। कुछ जो थोड़े रिएक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किए वो जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो कलर्स और कॉमन नेम्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने हैं। हाँ जी क्लियर हो गई बात। और दूसरी बात जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट की कन्वर्जन है कि क्रोमेट डाइक्रोमेट में कैसे कन्वर्ट होता है, और डाइक्रोमेट क्रोमेट में कैसे, परमैंगनेट मैंगनेट में कैसे कन्वर्ट होता है, मैंगनेट परमैंगनेट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी क्लियर होगी बात यहाँ तक। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये तो आपका पढ़ा हुआ है, तो ये तो आई थिंक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है जी। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपने पहले भी बहुत पढ़ा हुआ है, प्रिवेंशंस भी आपने पढ़ी हुई हैं, मेटालिक कोटिंग की, यानी जो मेटालिक कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एलॉइंग है, ठीक है, कोटिंग विद नॉन मेटल्स है। तो आई होप इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी जी बेटा। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये पढ़ लेंगे खुद से या डिस्कस करूँ?